सुबह के 7:14 यूएसएस स्प्रूएंस रुक जाती है। धीमी नहीं होती, दिशा नहीं बदलती, बस रुक जाती है। हॉर्मुज की खाड़ी के बीचों बीच ईरान के उत्तरी तट से 8 किलोमीटर की दूरी पर, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में, और वो भी अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के दूसरे दिन। यह विध्वंसक जहाज सुबह 6:47 पर अपनी नियमित गश्त छोड़कर एक ईरानी मालवाहक जहाज को रोकने निकला था जो नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसके इंजन बंद हैं और एक साथ 3 कक्षों में पानी भर रहा है। 340 किलोमीटर दूर खड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन को अभी तक कुछ पता नहीं और कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। आप यूएसएस स्प्रूएंस पर हैं। उत्तर में 8 किलोमीटर पर ईरानी जमीन है। जहाज में पानी भर रहा है और आप अभी अभी समझे हैं कि जिस चीज ने स्प्रूएंस को रोका वो उस पर दागी नहीं गई थी, वो उसका इंतजार कर रही थी। 7:14 पर क्या हुआ? यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि स्प्रूएंस के वहां पहुंचने से पहले होर्मुज की खाड़ी की तलहटी में क्या बैठा था, क्योंकि यह कोई मिसाइल नहीं थी, कोई टॉरपीडो नहीं था। यह उस सुबह या पिछले 46 दिनों की जंग में ईरान का दागा कोई हथियार नहीं था। यह था एक नौसैनिक बारूदी सुरंग, एक प्रेशर इन्फ्लुएंस माइन, ऐसा हथियार जो छूने पर नहीं फटता। यह समुद्र की तलहटी पर बैठकर इंतजार करता है। यह मापता है कि ऊपर से कोई बड़ा जहाज गुजरे तो पानी के दबाव में कितना बदलाव आता है। जब वो बदलाव एक खास सीमा को पार करता है, यानी जब जहाज इतना भारी हो कि उसे तबाह करना फायदेमंद हो, तभी यह ऊपर की तरफ फायर करता है। सीधे जहाज की पेंदी में नहीं, बल्कि पेंदी के नीचे पानी के स्तंभ में। इस विस्फोट से कोई छेद नहीं होता। यह एक शॉक वेव बनाता है जो पानी के जरिए ऊपर जाती है और जहाज की कील से नीचे की तरफ से टकराती है, ऐसी दिशा से जिसके लिए कोई भी जहाज का ढांचा नहीं बना होता। 7:14 पर स्प्रूएंस की कील ने वही झटका झेला। विस्फोट जोरदार नहीं था, अंदर से नहीं, उस तरह नहीं जैसा चालक दल को लगा होगा। यह एक गहरी भारी धमक थी जो नीचे से लोहे में समा गई, डेक की पट्टियों से, बल्कहेड से, हर उस सतह से जिसे कोई छू रहा था। 7:14 पहले महसूस हुआ, फिर सुनाई दिया। वैसा झटका जो जहाज पर मौजूद हर शख्स को एक साथ और बिना किसी शब्द के बता देता है कि मार जहाज के पास नहीं, जहाज को ही लगी है। अगले 90 सेकंड में आगे के हिस्से के 3 कक्षों में पानी भरने लगा। शॉक वेव से कील में आई मरोड़ ने 2 वेल्ड जोड़ों में दरारें खोल दी जो 11 साल की सामान्य ऑपरेशनल जिंदगी में कभी नहीं हिले थे। तीसरे कक्ष में इंजीनियरिंग स्थान का एक पाइप फिटिंग टूट गई जिसे कील की मरोड़ ने जड़ से काट दिया था। तबाही वाली बाढ़ नहीं थी यह। वो किस्म नहीं जो मिनटों में जहाज डुबो दे। वो किस्म थी जो आपको वक्त देती है सही फैसले लेने का या गलत, और नतीजा पूरी तरह इसी पर निर्भर था। लेफ्टिनेंट कमांडर रेचल किम स्प्रूएंस की डैमेज कंट्रोल अधिकारी हैं। विस्फोट के 3 सेकंड के भीतर ही उनके बोर्ड पर बाढ़ का पूरा आकलन आ चुका था। 3 कक्ष, कुल मिलाकर 280 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भर रहा था। गंभीर सीमा, यानी वो बिंदु जहां पानी मुख्य इंजन रूम की दीवार तक पहुंच जाता और प्रणोदन व्यवस्था को खतरे में डाल देता, मौजूदा रफ्तार से 14 मिनट दूर थी। 14 मिनट। स्प्रूएंस ईरान के उत्तरी तट से 8 किलोमीटर दूर था। अब्राहम लिंकन 340 किलोमीटर पीछे था। सबसे करीबी मित्र देश का जहाज खाड़ी के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर 22 किलोमीटर पीछे था। अधिकतम गति पर भी वो 18 मिनट दूर था। गणित साफ था, मदद तब पहुंचेगी जब जहाज अपनी प्रणोदन शक्ति खो चुका होगा। 4 मिनट बाद किम ने समस्या सुलझाना शुरू किया। पतवार में बाढ़ की स्थिति में मानक डैमेज कंट्रोल प्रतिक्रिया है। एक के बाद एक कक्ष को बंद करो, आपातकालीन पंप चालू करो, संरचनात्मक अखंडता जांचो, सहायता मांगो। विस्फोट के 90 सेकंड के भीतर किम ने आइसोलेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। 3 में से 2 कक्ष साफ तरह से सील हो गए। तीसरा, जिसमें इंजीनियरिंग स्थान की टूटी फिटिंग थी, पूरी तरह सील नहीं हुआ, क्योंकि फिटिंग इस स्थिति में टूटी थी कि आपातकालीन वॉल्व पूरी तरह बंद नहीं हो सका। वॉल्व 80% बंद हुआ, काफी नहीं था।
बचे 20% अंतराल से पानी अभी भी घुस रहा था। 80% आइसोलेशन पर कक्ष 3 में बाढ़ की दर 140 लीटर से घटकर 31 लीटर प्रति सेकंड हो गई। तीनों कक्षों की कुल दर अब 171 लीटर प्रति सेकंड थी। गंभीर सीमा तक का समय 14 से बढ़कर 19 मिनट हो गया। 7:16 पर किम ने कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर को अपनी रिपोर्ट भेजी। बाढ़ 3 कक्षों तक सीमित। कक्ष 3 में आइसोलेशन 80% प्रभावी। गंभीर सीमा तक 19 मिनट। टूटी फिटिंग पर आइसोलेशन पूरा करने के लिए आपातकालीन इंजीनियरिंग सहायता चाहिए। जवाब 11 सेकंड में आया। किम, एक और समस्या है। माइन विस्फोट ने स्प्रुएंस के हर पैसिव सेंसर को एक साथ सक्रिय कर दिया था। जहाज की कील के नीचे प्रेशर इन्फ्लुएंस माइन फटने की ध्वनि संबंधी पहचान, जिसे हर अमेरिकी नौसेना का सोनार ऑन ऑपरेटर पहचानने की ट्रेनिंग लेता है और उम्मीद करता है कि असल जंग में कभी न सुनना पड़े। विस्फोट स्थल से हर दिशा में पानी में फैल गई थी। जहाज के हल माउंटेड सोनार ने इसे बारीकी से रिकॉर्ड किया था और सोनार ऑपरेटर पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास जेम्स ओकाफोर 2 मिनट से अपनी स्क्रीन घूर रहे थे। उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा मिला था जिसे वो समझा नहीं पा रहे थे और जिससे ध्यान हटा नहीं पा रहे थे। माइन का ध्वनि संकेत गलत था। गलत माने किसी माइन के लिए असामान्य नहीं। गलत माने खतरे की सूची में दर्ज किसी भी ईरानी सैन्य माइन से मेल नहीं खाता। प्रेशर फ्यूज की विशेषताएं, विस्फोटक यौगिक की पहचान, आवरण की गूंज, सब कुछ ईरानी सैन्य हथियारों की बजाय एक व्यावसायिक समुद्री माइन की तरफ इशारा कर रहा था। वो किस्म जो युद्ध के लिए नहीं बल्कि विवादित जलमार्गों के खास शिपिंग चैनलों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। ईरानी सेना ने इस संघर्ष में कभी व्यावसायिक किस्म के माइन नहीं लगाए थे। ईरानी सेना सैन्य माइन इस्तेमाल करती है। युद्ध के लिए बने हथियार हर खतरे की सूची में दर्ज, अमेरिकी नौसेना के हर सोनार सिस्टम पर पहचाने जाने वाले। होर्मुज की खाड़ी के शिपिंग लेन में व्यावसायिक किस्म का माइन एक खास बात का मतलब था, जिसे ओकाफोर 2 मिनट से शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे थे और जिसे किम ने तुरंत समझ लिया जब कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर ने उन्हें बताया। यह माइन अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के लिए नहीं लगाई गई थी। यह इसलिए लगाई गई थी ताकि जब भी शांति समझौते के बाद खाड़ी दोबारा खुले, व्यावसायिक जहाजों को तबाह किया जा सके। ईरान संघर्ष विराम के दौरान युद्ध के बाद के शिपिंग लेन में माइन बिछा रहा था। सैन्य ट्रांजिट कॉरिडोर में नहीं, व्यावसायिक लेन में। वो रास्ता जिससे खाड़ी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुलते ही हर तेल टैंकर और मालवाहक जहाज गुजरता है। जब दुनिया की नजरें इस्लामाबाद वार्ता पर टिकी थीं और शांति की उम्मीद जगी थी, तब ईरान के माइन बिछाने वाले जहाज व्यावसायिक शिपिंग लेन में वो माइन बो रहे थे जो खाली नहीं, भरे हुए टैंकर के नीचे फटने के लिए बनाए गए थे। स्प्रुएंस अपने इंटरसेप्ट मिशन के दौरान सुबह 6:47 पर सैन्य ट्रांजिट कॉरिडोर से निकलकर व्यावसायिक लेन में घुस गया था, यह जानते हुए नहीं कि व्यावसायिक लेन एक अलग माइन फील्ड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी खुफिया आकलन ने नहीं बताया था कि व्यावसायिक लेन में माइन है, क्योंकि माइन व्यावसायिक किस्म के थे, क्योंकि संघर्ष विराम के दौरान बिछाए गए थे जब निगरानी के संसाधन सैन्य गतिविधियों पर केंद्रित थे, व्यावसायिक लेन की तैयारी पर नहीं। स्प्रुएंस किसी जाल में फंसाया नहीं गया था। वो उस जाल में भटक गया था जो उसके लिए बना ही नहीं था, जिसका मतलब था जाल अभी भी वहां था। हर वो माइन जो अभी तक नहीं फटी थी, वो व्यावसायिक शिपिंग लेन की तलहटी पर बैठी थी, एक ऐसे पैटर्न में जिसका नक्शा किसी के पास नहीं था, जिसे किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था। अज्ञात दूरी तक अज्ञात दिशा में फैला हुआ, उन पानियों में जहां 230 भरे हुए तेल टैंकर इंतजार कर रहे थे, बस शांति समझौते का, खाड़ी खुलने का। किम ने अपनी बाट की स्क्रीन देखी। गंभीर सीमा तक 17 मिनट। सबसे करीबी मित्र जहाज 20 किलोमीटर दूर, ईरानी तट 8 किलोमीटर दूर। वो एक साथ दोनों समस्याओं पर काम करती रहीं। कक्ष 3 की टूटी पाइप फिटिंग। इंजीनियरिंग टीम 7:19 पर वहां पहुंची और पाया कि फिटिंग इस तरह टूटी है कि पहले कक्ष खाली किए बिना उसे बदलना संभव नहीं। कक्ष खाली करने में 8 मिनट लगते। 8 मिनट नहीं थे,
किम ने टीम लीड से एक सवाल पूछा, क्या फिटिंग को बदलने की बजाय बाईपास किया जा सकता है? ठीक नहीं, बाईपास। क्या टूटे हिस्से के चारों ओर आपातकालीन पैच फिटिंग से एक नया रास्ता बनाया जा सकता है? ऐसा सील रास्ता जिसे आइसोलेशन वॉल्व पूरी तरह बंद कर सके। टीम लीड ने 11 सेकंड कक्ष की बनावट देखी, फिर बोले, हाँ, 6 मिनट लगेंगे। किम ने हाँ कहा और वापस विस्फोट के डेटा पर लौट आई। ओकाफोर ने उन्हें विस्फोट की पूरी ध्वनि रिकॉर्डिंग भेजी थी। वो 4 मिनट से उसका विश्लेषण कर रही थी, जबकि इंजीनियरिंग टीम फिटिंग बाईपास पर काम कर रही थी। दबाव तरंग के फैलाव का डेटा सबसे अहम था। व्यावसायिक किस्म का माइन एक खास गहराई पर तलहटी में रखा जाता है और एक खास दबाव प्रोफाइल के साथ फटता है, जो तलहटी की बनावट, पानी की गहराई और पास रखे माइनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ओकाफोर की रिकॉर्डिंग में तलहटी से परावर्तन कुछ चीजों से टकरा रहा था, कई चीजें नियमित अंतराल पर। एक दिशा में जो विस्फोट बिंदु से उत्तर पूर्व की ओर व्यावसायिक शिपिंग लेन के मानक प्रवेश गलियारे तक फैली थी। नियमित अंतराल। लेन डिनायल ऑपरेशन के लिए व्यावसायिक माइन सिद्धांत 180 से 220 मीटर की दूरी बताता है। परावर्तन पैटर्न 200 मीटर की दूरी से मेल खाता था। किम ने परावर्तन की दिशाओं को व्यावसायिक लेन के गलियारे की ज्यामिति से मिलाया और 11 और संभावित स्थान निकाले। 11 माइन एक सीधी रेखा में व्यावसायिक शिपिंग लेन के मुख्य प्रवेश गलियारे के साथ स्प्रूएंस की मौजूदा स्थिति से उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर 200 मीटर तक फैले हुए। 7:23 पर इंजीनियरिंग टीम ने टूटी फिटिंग का बाईपास पूरा किया। आइसोलेशन वॉल्व 97% बंद हो गया। कक्ष 3 में बाढ़ की दर गिरकर 4 लीटर प्रति सेकंड हो गई। तीनों कक्षों की कुल दर 45 लीटर प्रति सेकंड। गंभीर सीमा तक का समय 41 मिनट। स्प्रूएंस अब डूब नहीं रही थी। किम ने माइनों की स्थिति का डेटा फ्लीट कमांड को भेज दिया। 11 संभावित स्थान, दिशा, दूरी और व्यावसायिक किस्म के उन माइनों का ध्वनि संकेत जो व्यावसायिक शिपिंग लेन में उस शांति का इंतजार कर रहे थे जो 230 टैंकरों को उनसे होकर गुजारती। स्प्रूएंस उस जाल में भटक गई थी जो युद्ध के बाद के लिए बिछाया गया था। जंग खत्म होने से 4 महीने पहले जहाज बच गया। माइनफील्ड अब नक्शे पर थी और खाड़ी के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे 230 टैंकर उसमें नहीं जाएंगे।